अब दरभंगा जैसे शहरों से भी आप नेट जेआरएफ की तैयारी करके प्रोफेसर में रिसर्च शोध और हाई एजुकेशन में आप अपना कैरियर बना सकते हैं। विगत दिनों दरभंगा की कई सारे छात्र नेट जेआरएफ में अच्छे रैंक लाकर प्रोफेसर बने हैं। कई सारे छात्र कई बड़े बड़े रिसर्च सेंटरों में गए हैं। तो निश्चित तौर पर इन तमाम बातों को लेकर हम आपके बीच आज बातचीत करेंगे। आप तमाम लोगों का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है, आपका अभिनंदन है। आज हम नेट और जेआरएफ संबंधित कई सारे सवाल जो आम छात्रों का रहता है उसको लेकर आपके बीच आए हैं। उन सवाल का जवाब देने के लिए हमारे बीच नेट जेआरएफ की तैयारी करवाने वाले नेट जेआरएफ के स्कॉलर हमारे बीच रजनीश सर हैं, जो तेजस एकेडमी नाम का इंस्टीट्यूट भी चलाते हैं। उनसे तमाम जो आपके जेहन में सवाल है वो तमाम सवालों का जवाब आज हम उनसे जानेंगे। मेरे YouTube चैनल पर सर आपका स्वागत है। नेट जेआरएफ की तैयारी संबंधित कई सवाल जो छात्रों के जेहन में रहता है उनका सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल जिसका जवाब हम आज आपसे जानेंगे। आपका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि इस तरह के इनिशिएट कहीं ना कहीं आप कर रहे हैं। इसके लिए मेरी सबसे पहले आपको शुभकामना, और जितने भी आपके सहयोगी हैं उनको भी शुभकामना, और जितने भी व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं या देखने वाले हैं आगे देखेंगे उन सबको भी बहुत बहुत शुभकामना। मेरा नाम जो है रजनीश कुमार चौधरी है। मैं कॉमर्स विषय से दो बार जेआरएफ मैंने क्वालिफाई किया और दरभंगा में एक तेजस एकेडमी नामक संस्था शुरू की, जिसके बैनर तले काफ़ी छात्रों ने नेट जेआरएफ एग्जाम भी पास की हैं। और हाल ही में कल ही परसों रिजल्ट आया है अपने विश्वविद्यालय का पैट 2023। उसमें करीबन 20 प्लस अलग अलग विभागों में छात्र जो मतलब सिलेक्टेड हुए हैं पीएचडी के लिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। आप दरभंगा जैसे छोटे शहरों में भी नेट जेआरएफ जैसे सब्जेक्टों को मतलब ऐसे प्रतियोगी परीक्षाओं का तैयारी करवाते हैं। कई सारे सब्जेक्ट को आप पढ़ाते हैं। सबसे जो बड़ा सवाल है आज छात्रों का कि नेट जेआरएफ की जो परीक्षा होती है वो क्या है परीक्षा, और यह किन के लिए है, किन छात्रों के लिए है? देखिए, नेट जेआरएफ परीक्षा जो है उसका नेट अगर कहें तो नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट होती है, जो कि यूजीसी, जो कि हमारे जो यूनिवर्सिटीज़ हैं जितने भी भारत के अंदर, उन सब की एक रेगुलेटिंग और गवर्नेंस बॉडी है। उस यूजीसी के द्वारा ये एग्जाम करवाया जाता है साल में 2 बार। एक बार जुलाई में करवाया जाता है, एक दिसंबर में करवाया यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। हाँ, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के द्वारा की, और वो लेती है संस्था जिन्होंने एक हायर किया, ऑटोनमस बॉडी एनटीए लेती है उसका। लेकिन हाँ, रेगुलेशन जो है वो यूजीसी का ही नॉर्म्स फॉलो करती है वो। तो 2 बार एग्जाम होती है, एक बार जुलाई में होता है, एक बार दिसंबर में होता है। एग्जाम होता है उन वैसे छात्र जो प्रोफेसर बनना चाहते हैं, तो उसके लिए एक एलिजिबिलिटी है इसके अंदर। और इसी में अगर किसी छात्र का इसी एग्जाम में अगर स्कोर उनका अच्छा आता है तो उनको जेआरएफ जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए चुना जाता है। कि अगर वो भारत के किसी भी विश्वविद्यालय में जो कि यूजीसी से रिकॉग्नाइज्ड है, वहां अगर वो शोध करते हैं तो उनको 5 साल तक, है ना, मैक्सिमम 5 साल तक जो है सो पर महीने प्रथम में जो पहले 2 साल जो होंगे वो जेआरएफ जूनियर रिसर्च फेलोशिप, जो कि करीबन एचआरए और उनका स्कॉलरशिप मिलाकर के लगभग 40,000 बनता है, वो पर महीने दिया जाएगा। मैं पर महीने की बात कर रहा हूँ। लगभग सभी स्तर के विश्वविद्यालय, चाहे वो राज्य स्तर हो, हमारे केंद्रीय स्तर के विश्वविद्यालय हो, कुछ डीम्ड यूनिवर्सिटी भी, कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटी में भी अगर आप रिसर्च करेंगे तो वहां चीज मिलेगी। फिर 2 साल के बाद जब आपका शोध कहीं ना कहीं शोध रिपोर्ट आप जमा करते हैं तो आप एसआरएफ में आपको कन्वर्ट किया जाता है, सीनियर रिसर्च फेलोशिप। वहां ये रकम बढ़कर के लगभग 50 तक पहुंच जाती है, क्योंकि एचआरए वेरी करता रहता है। अगर कोई दरभंगा में है तो उनको उस शोधार्थी को एचआरए कुछ अलग मिलेगा, कोई पटना में तो अलग मिलेगा, कोई दिल्ली में है तो अलग मिलेगा। तो इस मोटा मोटी मिलाकर के 50,000 वो स्कॉलरशिप मिल जाती है। तो ये तो रिसर्च के लिए जो शोध करेंगे तो उनको कहीं ना कहीं एक वित्तीय सहायता कहीं कह सकते हैं वो दिया जाता है। साथ ही साथ अगर कोई नेट जैसे निकालते हैं तो उनके लिए कि जैसे कोई भी कहीं भी प्रोफेसर की भर्ती होंगी तो आप उस प्रोफेसर भर्ती में फॉर्म भर सकते हैं। अगर इंटरव्यू के थ्रू अगर सिलेक्शन है तो इंटरव्यू के थ्रू जाकर के आप अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। अगर एग्जाम बेसिस पे, जैसे अभी हरियाणा में एग्जाम हुआ है ना, तो बहुत सारे स्टूडेंट एग्जाम देकर के आए हैं और उसका प्री भी है, मेंस भी एग्जाम है, उसके बाद इंटरव्यू होंगे और उस हिसाब से सिलेक्शन है। जैसे बिहार में एपीआई स्कोर के थ्रू थी, तो एपीआई जैसे इंटरव्यू देना है और आपका जो एकेडमिक स्कोर होगा उस हिसाब से आपको सिलेक्शन मिलेंगे। तीसरी चीज जो नई जोड़ी गई है, एक बार हालिया में मतलब पिछले 3 साइकिल से चल रहा है वो, कि अब अगर पीएचडी आपको करना है तो पीएचडी में कहा गया है कि यूजीसी के द्वारा कि 2025
रेगुलेशन जब से शुरू होंगी पीएचडी के अंदर, तब पैट जैसी चीजों को खत्म किया जाए, क्योंकि विश्वविद्यालय स्तर पर बहुत सारे लोगों की, बहुत सारे छात्र के द्वारा ये एलिगेशन भी लगाया जाता है कि धांधली होती है या बहुत ज्यादा एक्सपेंसेस है, छात्रों को काफी परेशानी होती है। इन सभी चीजों को देखते हुए, तमाम चीजों को देखते हुए यूजीसी ने कहा कि हम एक नेशनल लेवल पर जो एग्जाम हो रहा है उसी में हम एक अलग कैटेगरी ऐड करेंगे। तो 3 कैटेगरी में हम रिजल्ट आता है, जैसे एक जेआरएफ, हाँ जेआरएफ आ जाएगा, एक आ गया असिस्टेंट प्रोफेसर की एलिजिबिलिटी जिसको आप नेट कहते हैं, और एक पीएचडी ओनली। तो अगर पीएचडी ओनली में आपने क्वालिफाई किया है तो उससे आपको पीएचडी में सिलेक्शन मिलेंगे। ये तो हो गई कि अलग से पैट की एग्जाम, हाँ अलग से पैट एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये 2025 रेगुलेशन जब फॉलो होंगे अलग अलग विश्वविद्यालयों में, सेंट्रल जितने भी केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं उसमें ये चीजें फॉलो हो गई है। बीएचयू भी ले रहा है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय भी ले रहा है, तो और तमाम उसमें इंफॉर्मेशन बुलेटिन में जब आप जाएंगे तो बहुत सारी जानकारी उसमें है। छात्रों का एक सवाल भी रहता है कि देश के अंदर कितने स्तर के या इस तरह कह सकते हैं कितने टाइप के विश्वविद्यालय? 4 स्तर के विश्वविद्यालय अपने पास है, यूजीसी ने कहा है। जैसे केंद्रीय विश्वविद्यालय है, केंद्रीय जो हाँ, जैसे जेएनयू हो गया, बीएचयू हो गया, डीयू हो गया, अपने बिहार में भी है महात्मा गांधी विश्वविद्यालय, उसका साउथ में गया, दक्षिण विश्वविद्यालय गया में है, और फिर राज्य विश्वविद्यालय हो गया जिसमें हाँ स्टेट यूनिवर्सिटी, जिसमें आप अपने ललित मिथिला विश्वविद्यालय हो गए, पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय हो गए, पटना विश्वविद्यालय हो गए। फिर कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी हैं, जैसे संदीप यूनिवर्सिटी अपने बिहार की बात करो, मैं प्रमोशन नहीं कर रहा बस वैसे नाम मैंने बोल दिया है। और एमआईटी यूनिवर्सिटीज हैं, मतलब एमआईटी यूनिवर्सिटी है, शारदा यूनिवर्सिटी है, एलपीयू है, ये सभी प्राइवेट यूनिवर्सिटी एक कैटेगरी में आती है, रिकॉग्नाइज है ये सारी यूजीसी के द्वारा। और एक आती है डीम टू बी यूनिवर्सिटी। अब जैसे क्या था, कोई ऐसा शिक्षण संस्थान जो अपने मतलब जो उसका क्षेत्र है, दायरा है, उसमें अगर बहुत उच्च स्तर पर काम कर रहा है, जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट IIMB जो बैंगलोर है उसको डीम टू बी यूनिवर्सिटी माना गया। IISc बैंगलोर जो है उसको डीम टू बी यूनिवर्सिटी माना गया, क्योंकि वो अपने क्षेत्र में काफी अच्छे काम कर रहे हैं। तो उसको कुछ अलग से एक पावर्स, कुछ कह सकते हैं फंड्स जो है सो यूजीसी प्रोवाइड करती है ना, उसको डीम्ड हाँ डीम टू बी यूनिवर्सिटी कहेंगे। तो जितनी भी ये यूनिवर्सिटी मैंने बात कही, आप किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर वो यूजीसी से रिकॉग्नाइज्ड है, आप उसके रेगुलेशंस को पढ़ लेंगे, आप वहां पर एनरोल करेंगे, जेआरएफ प्राप्त करके पीएचडी में एनरोल करेंगे, आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। ये जो सर नेट जेआरएफ या पैट का जो एग्जाम है, या जो 3 कैटेगरी में जो रिजल्ट देती है एनटीए, ये कौन कौन छात्र इसमें अपीयर हो सकते हैं? मैं सर अपने प्रश्न शुरू में किया था, मैं तो एग्जाम बताने लगा किन किन छात्रों के लिए। देखिए अभी क्या थी कि जैसे 2 साल जो पीजी स्टार्ट किए है ना, तो जो पीजी स्टार्ट किए तो हम बहुत सारा प्रश्न आता है कि जो पीजी स्टार्ट किए क्या वो एग्जाम दे सकते हैं? तो होता क्या कि आप पीजी स्टार्ट किए हैं तो आप एग्जाम दे सकते हैं। बस चीज यही होती है कि उसमें एक लाइन मेंशन रहता है कि जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा उस दिन से 2 साल के भीतर आपकी पीजी क्लियर हो जानी चाहिए, मास्टर डिग्री, हाँ मास्टर डिग्री क्लियर हो जानी, जैसे एमएससी में एमकॉम क्लियर हो जानी चाहिए, है ना। मतलब अगर जो पीजी अभी उसमें आप एक और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जोड़ी गई है कि जैसे 4 साल का जो ग्रेजुएशन अपने यहाँ तो शुरू हुआ है, बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां वो चीजें पहले से चल रही हैं। तो जो उसके जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट होंगे, मतलब फाइनल ईयर 4th मतलब 7th और 8th सेमेस्टर में जो छात्र होंगे वो भी इस एग्जाम को दे सकते हैं। सर इस परीक्षा की तैयारी में छात्रों के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती है वो क्या है? सर सबसे चुनौती तो माइंडसेट का है सर, माइंडसेट की बात करूंगा, दृढ़ निश्चय होनी चाहिए। अब मैं ये नहीं कि मैं अपनी कहानी बता रहा हूँ, जस्ट एक लाइन है कि जब मैं अपनी चीजों को शुरू की थी तो कहीं ना कहीं मेरे साथ बहुत सारे छात्रों ने शुरू किया था, मेरे साथ वाले ही या और भी बहुत सारे छात्र शुरू किए थे। लेकिन कुछ दिनों मतलब कुछ एक बार एग्जाम दिए या कभी मान लीजिए कुछ मार्क्स के कारण नेट नहीं हुआ, जेआरएफ नहीं हुआ, तो बहुत सारे लोग बैकआउट हो जाते हैं। और हम कितने भी मोटिवेट करते हैं, मैं संस्था भी चलाता हूँ, बहुत सारे मोटिवेशन भी करता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं अगर विद्यार्थी की माइंडसेट नहीं है कि मुझे वहां तक पहुंचना है, मुझे जेआरएफ करना है, मुझे नेट करना है, तो कहीं ना कहीं वो चीज संभव नहीं है। एक दृढ़ निश्चय, हाँ दृढ़ निश्चय, हाँ आत्मविश्वास होना चाहिए, लगनशीलता भी होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि जो नंबर ऑफ स्टूडेंट जो मास्टर डिग्री करते हैं उसमें कुछ परसेंट छात्र ही नेट जेआरएफ की तरफ, मैं तो कहता हूँ 100% लोगों को करना चाहिए, इससे बढ़िया एग्जाम नहीं है। आज अगर मैं अपने एग्जाम्पल लूं तो मैं विश्वविद्यालय में रजिस्टर्ड किया हूं अपने आप को पीएचडी करने के लिए, तो 50,000 तो बैठे बैठे, मतलब 40,000 तो बैठे बैठे मिलेगा, है ना, बैठे बैठे मिलेगा। मतलब हाँ पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, ऐसा तो नहीं कि हाँ शोध नहीं करना पड़ेगा, पढ़ाई करनी पड़ेगी, लेकिन कोई पढ़ाई करने के लिए, शोध करने के लिए सरकार इतनी सहयोग कर रही है, साथ ही साथ इसका बेनिफिट कल जब मैं प्रोफेसर बनूंगा तो उसके अंक भी जुड़ते हैं। अभी नेट जेआरएफ जो आपने कहा, जब एपीआई स्कोर आपके बनेंगे उसके अंक भी जुड़ते हैं, तो अंक भी जुड़ेंगे, साथ साथ पढ़ने के लिए मुझे बेनिफिट्स भी दे रहे हैं। और जब इस तरह की क्वालिटी है तब आपने मुझे बुलाया भी है। नहीं अगर छात्र मास्टर डिग्री कर रहे हैं
जो छात्र मास्टर है वो नंबर ऑफ स्टूडेंट, जो ज्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट को इस तरफ मूव करना चाहिए। और खास करके लोग कहते भी हैं, शिक्षाविदों का यह भी मानना है कि अगर आप मास्टर डिग्री कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर आपको शोध में जाना चाहिए, रिसर्च के सेक्टर में जाना चाहिए। इस पे हम जैसे अभी माइंडसेट की हमें बात की, तो यहाँ पर मैं पेरेंट्स के माइंडसेट की थोड़ी बात करूंगा। आप लोग पेरेंट्स को कोई देख रहे हैं तो वीडियो को बुरा मत मानिएगा, क्योंकि पेरेंट्स यहाँ पर कहते हैं कि सेट हो जाओ, ठीक है, अचीवमेंट की बात नहीं करते, सेट हो जाओ कहीं पर, ठीक है। मैं कहता हूँ सेट मत हो, अचीव करो। अगर मान लीजिए कि आपको मौका मिला, आप मास्टर्स किए, विश्वविद्यालय आपके हमारे बगल में है, जब जैसा कि हम लोगों को सुनने को मिलता है कि जब मेरे फादर या दादाजी थे उस टाइम तो यहाँ पर यूनिवर्सिटी लोकल में नहीं थी, वो तो ललित नारायण मिश्रा जी की बहुत हमें असीम कृपा अनुकंपा कह सकते हैं कि उन्होंने विश्वविद्यालय का स्थापना, यहाँ के समाज सेवी थे, काफी मतलब तो कई लोगों का योगदान, हाँ बहुत लोगों का योगदान है। लेकिन तो हमें कहीं ना कहीं प्रयास करना चाहिए कि उस विश्वविद्यालय में शोधार्थी अगर बढ़ेंगे तो उस विश्वविद्यालय की नेक में उसकी गरिमा बढ़ेगी, नहीं नेक में गरिमा बढ़ेगी तो उसके लिए क्या हो सकता है, एक्स्ट्रा फंड, जैसे कि अभी 100 करोड़ में विश्वविद्यालय को मिला, एक मेरू विश्वविद्यालय के रूप में पीएम उषा योजना के तहत 100 करोड़ केवल रिसर्च के लिए आए, उससे भी ज्यादा है, मतलब जो 100 करोड़। एक बात है सर कि भारत के अंदर जो ज्ञान की भूमि रही है, लेकिन पूरे दुनिया के अंदर जब आप जाएंगे तो आपको रिसर्च विश्वविद्यालय मिलेंगे जी। जैसे चीन के अंदर सबसे ज्यादा रिसर्च विश्वविद्यालय है पूरे दुनिया में जी। इसलिए नए नए चीज, नई नई तकनीकों का वहाँ इजाद होता है। जापान के अंदर है, अमेरिका के अंदर भी इक्का दुक्का रिसर्च विश्वविद्यालय है, लेकिन भारत के अंदर कोई भी ऐसा रिसर्च विश्वविद्यालय नहीं है जिस विश्वविद्यालय का स्पेशल काम रिसर्च का। और एक बड़ी कमी जो भारत के अंदर देखी गई है कि रिसर्च के नाम पर कमोबेश लगभग जगह पर सिर्फ खाना पूर्ति का काम किया जाता है। यहाँ थेसिस, सिनॉप्सिस भी पैसे पर मिलते हैं सर। वो देखिए सबसे जड़ में बात देखिए क्या है कि समस्या अगर हम गिनाने बैठेंगे, जैसे आपको भी पता है जब मैंने यहाँ दरभंगा जैसे शहरों में स्टार्ट किया इस चीज को तो बहुत समस्या है। अगर मैं समस्या गिनाते रह जाता तो कहीं ना कहीं हमारा पक्ष ये आपसे है नहीं, मैं आपकी शक से बिल्कुल सहमत हूँ। अगर नहीं तो भारत के अंदर भी क्या रिसर्च बिल्कुल होने चाहिए, ठीक है, और भारत जिससे हमारे भारत और मजबूत शक्तिशाली बनेगी। रिसर्च विश्वविद्यालय भारत में नहीं है, इस तरफ किसी का ध्यान अभी हाँ मतलब ये विश्वविद्यालय नहीं है, लेकिन एक योजना जो कहीं ना कहीं ये जो पीएम ईशा योजना के तहत जो रिसर्च, ये तो जो विश्वविद्यालय परंपरागत विश्वविद्यालय चाहे मतलब एक स्पेशलाइज्ड होनी चाहिए। जैसे जैसे अभी कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री साहब कर्पूरी जी के नाम पर कौशल विश्वविद्यालय का स्थापना की है, उसी तरह से अगर शोध विश्वविद्यालय हो तो कहीं ना कहीं शोध को बढ़ावा मिलेगा। ऐसा विश्वविद्यालय स्थापित हो जिसमें शोध और रिसर्च का काम ही स्पेशल हो, जो दूसरे जो डेवलप बिल्कुल सहमत हूँ। और जैसा कि आपने अमेरिका जापान का एग्जांपल लिया, चीन का भी जापान एग्जांपल लिया, तो कहने की देखिए अगर मुझे सपने बड़े देखने हैं तो उसके लिए बड़े संरचना की जरूरत है, बड़े आधारभूत मानव संरचना की जरूरत है। तो वो कहीं ना कहीं आप जो विश्वविद्यालय की बात करें, शोध विश्वविद्यालय की, तो एक अलग प्रकार की मानव संरचना को निर्माण करेगा, और मैं बिल्कुल उससे सहमत भी हूँ। इससे हमारा भारत सशक्त और सबल भी होगा। सर एक सबसे बड़ा सवाल जो नेट जेआरएफ या यूं कहे तो मास्टर डिग्री कर रहे छात्रों के जहन में रहता है नेट जेआरएफ की तैयारी करने के संबंध में, कि क्या बिना कोचिंग का नेट जेआरएफ की परीक्षा पास की जा सकती है या उसकी अच्छी तैयारी हो सकती है? ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन कह सकते हैं, मतलब क्योंकि बहुत सारे कोचिंग जो संस्था वाले वो भी देखेंगे, मैं खुद चलाता हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं एक एज ए विद्यार्थी बात करूँगा कि अगर मान लीजिए आपको लगता है कि अगर अपने मास्टर्स में पढ़ाई अच्छी की है, मतलब आपका जो, क्योंकि वहाँ पर पेपर 1 पेपर 2 दो होते हैं, तो पेपर 2 से 100 क्वेश्चन होते हैं, तो अगर आपको लगता है कि मेरी मास्टर्स की पढ़ाई अच्छी है और गाइडेंस की, मतलब गाइडेंस हम बिना मतलब कहीं, क्योंकि आजकल बहुत सारा यूट्यूब पे भी देख सकते हैं, फेसबुक पर, तो अगर कहीं से छोटे सी गाइडेंस के से अगर मैं एग्जाम पास कर लूंगा या कर लूंगी तो कोचिंग की कोई आवश्यकता नहीं है। कोचिंग एक मोटिवेशन के लिए, कोचिंग एक माध्यम हो जाएगा। जैसे आज अगर मान लीजिए कोई बच्चा मेरे पास आता है तो कहीं ना कहीं वो मुझे देखेगा, घर में बैठा हुआ तो वो खुद अपने आप को देख रहा है कि मैं जो भी कर रहा हूँ बेस्ट कर रहा हूँ, लेकिन जब वो कोचिंग में आता है, एक प्लेटफॉर्म पर आता है, ग्रुप डिस्कशन का मिलता है। दूसरा जो पढ़ा रहे हैं, जैसे मैंने जितने भी टीचर्स अपने पास रखे हुए हैं सब जेआरएफ क्वालिफाइड है, ठीक है, कोई पीएचडी कर चुके हैं, कोई पीएचडी कर रहे हैं, कोई करने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं उन सबका एक अनुभव भी मिल रहा है आपको, क्योंकि आगे आपको शोध की तरफ जाना है, आगे आपको शिक्षण की तरफ जाना है, तो कहीं ना कहीं एक प्लेटफॉर्म की आवश्यकता हम बिल्कुल कहेंगे। सर नेट जेआरएफ की परीक्षा की तैयारी के लिए सबसे अच्छा रणनीति या अध्ययन योजना क्या हो सकती है जो सबसे सटीक हो छात्रों को? मैं तो सबसे पहले कहूंगा कि आप एक बार सिलेबस को जरूर उल्टाइए।
क्योंकि उसका सिलेबस, आप कहते हैं ना कि यूपीएससी सिलेबस बहुत लंबा है, जब उसके आप सिलेबस एक बार उल्टा देंगे तो कहेगा कि आप अपने विषय में यूपीएससी हैं। वो यूपीएससी एक अगर सिविल सेवा की तैयारी है, बट अगर अपने विषय में यूपीएससी है ना तो वो नेट है। तो एक बार आप सिलेबस को कंसीडर करिए, सिलेबस को लेकर के जो उसके पॉइंट्स हैं उसको छांटिए। स्टूडेंट क्या करते हैं, सीधे पूरे सिलेबस को देखिए, पूरे सिलेबस को नहीं देखनी है, जो उसके पॉइंट्स वाइज लिखनी है। जब आप उसमें लिखेंगे ना तो लगभग अगर 200 टॉपिक, मान लेते हैं कि 200 टॉपिक आपके पास लिख करके आपने कंप्लीट किया है, तो उस 200 में लगभग 50 टॉपिक ऐसे लगेंगे या 60 टॉपिक ऐसे लगेंगे, कम से कम 100 उससे ऊपर ही लगेगा, कि वो आपने मास्टर्स में पढ़े हैं या देखे हैं आपने। तो वो कहीं ना कहीं पूरा मास्टर्स बेस्ड सिलेबस है। और कुछ चीजों को ग्रेजुएशन से भी लिया गया, तो अब क्योंकि आपको पढ़ाना ग्रेजुएशन और मास्टर्स वाले को है कॉलेज में और यूनिवर्सिटीज में, तो कहीं ना कहीं आपको वो सर यूजीसी के द्वारा पाठ्यक्रम या पैटर्न में कोई हालिया बदलाव जो छात्रों को अभी तक नहीं पता है? सर पाठ्यक्रम में, सिलेबस में तो कोई अपडेट नहीं किए गए, लेकिन हाँ क्वेश्चंस में बदलाव बहुत ज्यादा देखने को मिला है। और इसका इम्पैक्ट आप अभी कट ऑफ के रूप में देख रहे होंगे कि लगभग 248 कट ऑफ गया है साइकोलॉजी का। क्वेश्चन का डेप्थ, हाँ नहीं क्वेश्चन मतलब कुछ इसमें चेंजेस होते रहते हैं। जैसे पहले क्या था कि एक बार पहले डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते थे, तो उस टाइम भी कट ऑफ था। फिर बीच में आया कि स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछे जाने लगे, थोड़े डेप्थ क्वेश्चन किए कि मतलब स्टेटमेंट में पढ़ना है, 5 स्टेटमेंट में से 3 स्टेटमेंट को छांटने हैं। उस समय क्या होगा, कट ऑफ तो फिर नीचे ला गया। अभी एक रिसेंट में हालिया में उन्होंने शुरू किया है क्रोनोलॉजी टाइप कि हर एक थ्योरी में क्रोनोलॉजी, बुक में क्रोनोलॉजी, मैच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये क्वेश्चन, हाँ ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं जैसा ये रटने वाला कह सकते हैं, ये रटने वाला हो गया है। तो रटने वाला जैसे क्वेश्चन हो जाएगा, तो क्योंकि हमारे जो अभी के छात्र हैं वो बहुत मतलब तेजस्वी है, वो काफी रट कर जाते हैं, तो कहीं ना कहीं उस कट ऑफ को भी वो पार कर देते हैं। क्या ये बात सच है कि सर नेट जेआरएफ का क्वेश्चन रिपीट नहीं होता है? नहीं रिपीट कह सकते हैं, उसके कुछ कॉन्सेप्ट जरूर रिपीट होते हैं। कॉन्सेप्ट या सेम टू सेम क्वेश्चन का? सेम टू सेम क्वेश्चंस अभी तक मैंने नहीं देखा। मैंने 3-4 साल से मैंने 2 बार मैंने एग्जाम भी दिया और 2-3 साल से मैं तैयारी करा भी रहा हूँ। तो लगभग जितने विषय के अपने पास चलते हैं क्लासेस, तो उसमें मुझे देखने को नहीं मिले। हो सकता है एक आधा था कहीं मुझसे मिस हो गया हो। क्वेश्चन रिपीट नहीं, क्वेश्चंस रिपीट नहीं, कॉन्सेप्ट जरूर रिपीट होंगे। क्योंकि अगर इस बार इस कॉन्सेप्ट से मैच ऑफ द फॉलोइंग पूछा है, तो अगली बार वो क्रोनोलॉजी पूछेगा, अगली बार डायरेक्ट पूछेगा। ग्रामीण या आर्थिक रूप से जो कमजोर छात्र है उसके लिए नेट जेआरएफ की तैयारी कितनी सुलभ है सर? बहुत सुलभ है सर। मुझे एग्जाम्पल पर ले सकते हैं, मैं किसान का बच्चा हूँ, ठीक है, और यहाँ तक तैयारी के दम पर ही पहुंचा। क्योंकि अब तो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लासेस की सुविधा है। इनमें तो मैं कहूँगा कि प्रभावी कौन है सर, ऑनलाइन या ऑफलाइन? प्रभावी अगर कहेंगे तो मैं ऑफलाइन कहूँगा, बिकॉज ऑफलाइन में आप एक्सपीरियंस, स्किल्स सब कुछ देख पाते हैं सर उसका। और ग्रामीण जो महिला है, जो घरेलू महिला है, मैं तो उनको भी कहूँगा कि अगर आप तैयारी कर सकते हो तैयारी करो, ठीक है, क्योंकि नेट तो जरूर निकालो। हालिया में बहुत वैकेंसी आने वाली है, बीईटी आने वाला है, जेट आने वाला है, नेट तो है ही, तो प्रोफेसर काफी वैकेंसी आएगी, तो तैयारी करना चाहिए। क्या विश्वविद्यालय में नेट जेआरएफ की तैयारी के लिए कोई मतलब योजना या संसाधन? योजना के बारे में तो मुझे नहीं पता, बट बुक्स के मामले में कहूंगा कि सेंट्रल लाइब्रेरी को काफी अपडेट किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा, मतलब जो उनकी योजना है यूजीसी के द्वारा। कुछ केंद्रीय विश्वविद्यालय सर ऐसे हैं देश के अंदर जहां नेट जेआरएफ की स्पेशल तैयारी मास्टर डिग्री के साथ होती है। ये अपने विश्वविद्यालय में की बात करेंगे तो होती है, लेकिन वो जैसे उसमें SC ST कैंडिडेट, ओबीसी के लिए जो स्पेशल कोचिंग है, मतलब एक यूनिक प्लेटफॉर्म, मतलब जो सबके लिए हो ऐसा नहीं है, बट हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि इस तरह की चीजें हों। सर जो नेट जेआरएफ आपके बहुत सारे छात्र इस बार भी स्कोर किए हैं, अच्छा नेट जेआरएफ क्वालिफाई किए हैं। सबसे पहले तो आपको इसके लिए धन्यवाद, बधाई। चलो धन्यवाद। और नेट जेआरएफ में सफलता पाने वाले छात्रों की तैयारी की औसत अवधि क्या होती है? बहुत सारे छात्र के जहन में रहता है कि 6 महीना सर तैयारी करें, 1 साल। देखिए अगर कोई मतलब बच्चे में शुरुआत में आता है कि मैं मास्टर्स कर रहा हूँ, तो मैं कहता हूँ कि यू हैव गोल्डन पीरियड, क्योंकि 2 साल जो है ना तुम्हें पेरेंट्स डिस्टर्ब करेंगे, ना कोई कुछ कहने वाला है, तो तुम ये कह सकते हो कि मैं 2 साल तैयारी में लगा सकता हूँ। हाँ कुछ ऐसे भी छात्र जो 2nd सेमेस्टर में, जो 3rd सेमेस्टर में, जो मास्टर्स कर चुके हैं, तो अगर 6 महीने, मैं कहता हूँ कि 6 महीने थोड़ी कंसिस्टेंट तैयारी की जाए, क्योंकि होता क्या है, हम लोकेलिटी में हैं तो बहुत सारी चीजों में इन्वॉल्व रहते हैं, जैसे कहीं शादी हो गई, कुछ भी हो गया। अब छोटे-छोटे हाँ, तो थोड़ा सा आपको डेडिकेटेड लगना पड़ेगा। अब जैसे कि आपने मुझे जैसे संपर्क किया, मैं सब कुछ छूछा गया, क्योंकि भाई अब छात्र हित वाली चीज है तो मुझे करनी है। तो इसी तरह से छात्रों को भी नहीं चाहिए कि मुझे एग्जाम पास करना है, तो भाई उसके लिए अगर 2 घंटे के बदले 3 घंटे पढ़नी है तो पढ़नी है, लेकिन
6 महीने सफिशियंट है। अगर 3-4 अगर घंटे आप सब कुछ छोड़ के अगर तैयारी में लग जाएं, 3-4-5 घंटे अगर पढ़ रहे हैं, बस डेडिकेशन होनी चाहिए। अब क्योंकि क्वेश्चंस उसमें कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, थोड़ा सा अगर रटने वाला तो रट भी रहे हैं, कॉन्सेप्ट समझने वाला क्या समझ भी रहे हैं। सर सबसे बड़ा सवाल कुछ जो जॉब करने वाले हैं, जी ऑफिस वगैरह जो ज्वाइन किए हैं, उनका सवाल रहता है कि क्या हम नेट जीआरएफ की तैयारी नौकरी के साथ, छोटे छोटे नौकरियों के साथ कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। नौकरी पर इसका कोई व्यापक अभी असर? अपने पास कुछ छात्र ऐसे भी हैं या कुछ मतलब छात्राएं भी हैं जो अलग अलग जॉब भी करती हैं, तो उन लोगों के लिए मैंने ये भी सुविधा किया है कि आप अगर नहीं आ सकते तो आप ऑनलाइन क्लासेस रिकॉर्ड है, आप उसको देख लीजिए। और मैं संडे स्पेशल क्लास भी ऑर्गेनाइज करता हूँ उसके लिए। फिर उसके बाद अगर ऑफलाइन आना चाहते हैं तो मैं मॉर्निंग और जो है जो शाम की शिफ्ट रखी हुई है, क्योंकि किसी का भी ऑफिस शुरू होगा 10 बजे के बाद शुरू होगा। तो कर सकते हैं, अब इजी हो गया क्योंकि अब ऑनलाइन व्यवस्था है तो कर सकते हैं। सर नेट जीआरएफ पास करने के बाद छात्रों के लिए क्या क्या संभावना है? आप जैसे शुरू में बताया कि असिस्टेंट सर अगर मतलब अगर जेआरएफ किसी का आ जाए तो मैं सीधे कहूंगा कि तुम तो सबसे पहले जाकर पीएचडी में एनरोल करो, स्कॉलरशिप लो, उसके बाद प्रोफेसरशिप के लिए जिसकी भी तैयारी आपको करनी है वो करना शुरू कर दीजिए। किसी को जैसे होता है कि हम अधिकारी की तैयारी करें, यूपीएससी बीपीएससी करें, तो वो भी कर सकते हैं। अगर जे ओनली नेट हैं तो मैं नेट उनके लिए कहूंगा कि बहुत सारे प्राइवेट यूनिवर्सिटी होती हैं, बहुत सारे कॉलेजेस भी हैं जो कि केवल नेट पास विद्यार्थी को भी हायर करते हैं। अब सैलरी आपको प्रोफेसर की तरह तो नहीं देंगे क्योंकि, लेकिन इतनी सैलरी रहती है कि आप एक अच्छा गुजर बसर कर सकते हैं। और जैसे इसरो ये सब ऐसे जैसे सर अगर साइंस के स्टूडेंट हैं तो उनके लिए तो काफी संभावना है कि CSIR अगर नेट उन्होंने क्वालिफाई किया है तो जैसे भी मेरे एक दोस्त है जो कि कहीं ना कहीं भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में रिसर्च जूनियर साइंटिस्ट के रूप में रिसर्च कर रहा है। और आर्ट्स कॉमर्स वालों के लिए थोड़ा सा कहीं ना कहीं उनको एफर्ट्स लगाना पड़ेगा। साइंस वालों के लिए है कि सरकारी तंत्र में चीजें हैं, और कुछ ऐसे PSU भी हैं, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, जहां पर जैसे कॉमर्स के हैं, मैनेजमेंट के छात्र हैं, साइकोलॉजी के हैं, तो वो लोग भी डाटा एनालिटिक्स के रूप में एक रिसर्चर अभी जो विगत कुछ एक दो कह सकते हैं प्रोफेसरों की जो बहाली हुई एक दो टर्म बिहार के अंदर, जो बीपीएससी ने लिया या बिहार विश्वविद्यालय आयोग ने जो एग्जाम लिए हैं, उसमें क्या क्वालिफिकेशन रही है प्रोफेसरों, असिस्टेंट सर? मतलब अभी MPSC का एग्जाम हुआ है, राजस्थान भी हुआ है, अपने बिहार वाला भी हुआ है, तो ओनली जो है सो या तो आप PhD होनी चाहिए या तो नेट क्वालिफाई होनी चाहिए। अगर नेट क्वालिफाई है तभी आप बढ़ सकते हैं, PhD कर चुके हैं वो भी बढ़ सकते हैं, मतलब दोनों को बराबर स्थान दिया गया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कह सकते हैं। सर विगत दिनों की अपेक्षा या विगत वर्षों की अपेक्षा अभी जो है वो नेट जीआरएफ का कटअप सुने हैं बढ़ा है, इस पर आपका क्या पक्ष है? या ऐसे कहें तो छात्रों का सवाल रहता है कि पहले से कई गुना हो गया। देखिए कह सकते हैं, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, कठिन तो थोड़ा सा हो गया है क्योंकि जब भी नंबर ऑफ कैंडिडेट बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं एग्जाम को थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा, कट ऑफ ऊपर लिया जाएगा, क्योंकि 1-2% बच्चों को ही जेआरएफ देना है, 6% बच्चों को नेट क्वालिफाई करवाना है। लेकिन अगर हम अपनी तैयारी को थोड़ा सा ऊपर करें तो जैसे मेरा 2020 में रिजल्ट था, आपको भी पता है, फिर 2024 में बच्चे के कमेंट के ऊपर मैंने फॉर्म भर दिया कि चलो फिर से फॉर्म भर के दिखाता हूँ। उन्होंने कहा कि सर बहुत कठिन हो गई, 20 में पास करनी अलग बात थी, अभी पास करनी अलग बात। मैंने कहा फिर से मैं फॉर्म भर देता हूँ। 24 में मेरा 99 परसेंटाइल आया है। अब आप कहेंगे कि मैं अब तो तैयारी करवाते इसीलिए नहीं, मैं प्रैक्टिस करता हूँ। तैयारी देखिए, क्योंकि हायर एजुकेशन में आप ये नहीं कर सकते मुझे सब पता है, आप प्रैक्टिस कर रहे हैं आपको स्कोर मिलेंगे, तो पढ़ते रहिए कॉन्सेप्ट को, प्रैक्टिस करते रहिए बस। सर यूजीसी नेट की परीक्षा बार-बार स्थगित होती है, तिथियों में कई बदलाव होते हैं सर, इसका छात्रों पर मानसिक पिछले साल 1-2 बार हुए, और पिछले साल तो बहुत बड़ी मैं कह सकता हूँ कहीं ना कहीं एक धब्बा भी लगा, लेकिन उस धब्बे को हटाने के प्रयास काफी किए गए एनटीए के द्वारा। उसके बाद बीच में एक बार ऑफलाइन एग्जाम होने के कारण वो पेपर लीक वाली बातें आ गई थी, एग्जाम कैंसिल हो गया था। वो सर एरा जो है बहुत नुकसानदेह है बच्चों के लिए भी, खासकर टीचर के लिए भी, पेरेंट्स के लिए, सबके लिए नुकसानदेह था। बीच में सर जैसे अभी साल में 2 बार होते हैं, जून जुलाई में और या जनवरी फरवरी में 2 सेशन में एग्जाम होती है, लेकिन बीच में सरकार एक ही बार एग्जाम ले रही थी। हाँ, वो सर कोरोना का कुछ टाइम आ गया था, तो साइकिल को मैनेज करने के लिए वो एग्जाम सब हो रहे थे। लेकिन अब 23 से 24 से दोनों बार हुए हैं, 25 में भी टाइम पे हुए हैं, और 25 जून 25 का अपडेट तो काफी अच्छा है, मैं अप्रिशिएट करूंगा एनटीए और यूजीसी को। सर अभी जो नेट जीआरएफ की तैयारी कर रहे हैं उसको यूजीसी फेलोशिप देती है, विश्वविद्यालय फेलोशिप देती है, लेकिन जेआरएफ के छात्रों को ही मिलती है। जो नेट क्वालिफाई रहते हैं वो पीएचडी या पैट क्वालिफाइड जो छात्र पीएचडी करते हैं उनको इस तरह का फेलोशिप वगैरह नहीं मिलता है। तो क्या लगता है कि इससे छात्रों को कई कठिनाइयां होती है, या बहुत सारे बिहार मतलब बहुत सारे राज्य सरकार अपने राज्य के छात्रों को नेट या पैट के छात्रों को जो पीएचडी करते हैं, जो रिसर्च करते हैं, उनको फेलोशिप देती है, लेकिन बिहार में यह नहीं है।
इस पर हालिया में एक बार न्यूज आई थी, बिहार सरकार ने कहा था कि जो भी स्टूडेंट नेट क्वालिफाइंग केवल जिनको यूजीसी से फेलोशिप नहीं मिलेगी उनको मैं फेलोशिप दूंगा अगर बिहार में रिसर्च करते हैं। सर मैं इसके लिए कहूंगा कि जब मैंने अपनी तैयारी शुरू करवाई थी मैंने अकेडमी की, तो मैंने यूट्यूब पे उसका पूरी वीडियो डाला हुआ है। सर बहुत सारे मतलब कहीं ना कहीं स्कीम है जिसके अंदर स्कॉलरशिप मिलता है विद्यार्थियों को, NFOBC मिलता है, NFSC मिलता है, NFPWD मिलता है। अगर भाई इसकी विस्तृत जानकारी चाहिए तो मैं कहूंगा कि एक बार हम बात भी करेंगे इस पर, केवल स्कॉलरशिप को लेकर के, मतलब ढेरों स्कॉलरशिप है। आप उसको मैं अगर तोड़ के बताने लोगे तो काफी लंबा चला जाएगा। एक तो छात्रों को पता है हाँ, कि मतलब क्योंकि अभी वैसे इनिशिएट शुरू हुआ है, तो अगर देखिए जैसे अगर आप व्यूअर्स की डिमांड होगी कि कौन कौन से स्कॉलरशिप हैं, उसमें क्या क्या चीज चाहिए, किस तरह से पानी है, तो मैं इस पर डिटेल आपके साथ चर्चा करूंगा। एक तो JRF, लेकिन सर बहुत स्कॉलरशिप है, लेकिन छात्रों का डिमांड यह भी रहता है, कई बार शोधार्थी डिमांड भी किए हैं कि जो नेट या पैट करके जो रिसर्च कर रहे हैं उन छात्रों को भी मिनिमम 10,000 रुपया फेलोशिप मिलना चाहिए। सर वो बिहार सरकार ने योजना बनाई थी और वो इम्प्लीमेंट भी जल्द ही होंगे। अब सरकार की योजना है तो थोड़ा सा समय लग सकता है, बट योजना जल्द ही लाएंगे। और मैं कहता हूँ कि आपको मैं यूजीसी से, अगर आप तैयारी करते हैं ना, बेस्ट तैयारी करो। मैं यूजीसी से केवल नेट क्वालिफाई करने पर, जैसे अगर कोई PWD स्टूडेंट है, OBC स्टूडेंट है, SC ST स्टूडेंट है, मतलब कोई अगर सिंगल गर्ल चाइल्ड है, कोई मतलब ओमेन है, मतलब जो इनकी इनकम कम है, लक्ष्मीबाई करके बहुत सारा योजना है सब, मतलब उसमें हम उस पर चर्चा करेंगे अगर आप कहेंगे तो। स्पेशल एक वीडियो, हाँ, एक स्पेशल एक वीडियोस बनेगी जिसमें केवल उस पे होगी और उसमें आप वो अगर चाहे तो वो लिख भी सकते हैं, मैं उसका लिंक भी आप कहेंगे तो मैं डलवा दूंगा। तो क्या सर हायर एजुकेशन में काम करने के लिए या रिसर्च में, जैसे CSIR की चर्चा की है, इसमें कैरियर बनाने के लिए नेट JRF मोस्ट इम्पोर्टेंट है? देखिए अगर जैसे आप शोध कार्य की बात करते, शिक्षण की बात करते, देखिए क्या जैसे नेट CSIR नेट का हो, जो 5 सब्जेक्ट में एग्जाम लेते हैं, मतलब इधर लगभग 100+ सब्जेक्ट है UGC नेट में, तो उन सब ने जो सिलेबस जो बनाया है ना अपना, तो वो सिलेबस एक बार मैं इसलिए कहता हूँ पढ़ने जोड़ेंगे क्योंकि वो अपने आपको अपने विषय के बारे में इन डेप्थ कहीं ना कहीं स्टडी है। अगर वो करके देखिए, क्योंकि आप अगर शिक्षण करने जाते हैं आप अच्छा चीज कहीं ना कहीं ट्रांसफर करेंगे, टीचर है तो हाँ एक और टीचर भी है, और हायर एजुकेशन की बात है तो कहीं ना कहीं अगर आपकी नॉलेज अच्छी होगी, आप तब नॉलेज आपकी शेयरिंग भी अच्छी हो सकती है। तो उसके लिए भी कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि नेट JRF की तैयारी करनी चाहिए। दूसरा शोध कार्य के लिए जरूरी है इसलिए कि आपको अपने विषय वस्तु का भी ज्ञान होगा। दूसरा अगर आप स्कॉलरशिप पास पा करके अगर आप PhD करें, रिसर्च करें तो काफी अच्छी चीज संभव है सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप अपना कीमती समय हम लोग हमारे आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबके टीम सहयोगी को भी धन्यवाद। निश्चित तौर पर दरभंगा के लिए एक बड़ी बेहतर चीज है। मैं एक बार मैं कहूंगा अपने व्यूअर्स को सेंटर पे जरूर मतलब एक वीडियोस का तेजस एकेडमी नाम से एक इंस्टीट्यूट सर चलाते हैं, जहां गरीब से गरीब छात्र भी नेट JRF का सपना, नेट JRF का जिसका सपना है वो सपना लेकर वहां जाएंगे, उनको बेहतर गाइडेंस मिलेगा, बेहतर तैयारी करने की रणनीति दी जाएगी और साथ साथ 8 विषय के तमाम सब्जेक्टों का जी उनका वहाँ स्पेशल टीचर हैं जो खुद नेट JRF क्वालिफाई है, हाँ, जो अलग अलग विश्वविद्यालयों में PhD कर रहे हैं, उन तमाम शिक्षक आपको वहां पर मिलेंगे। तो अगर आप नेट JRF का सपना लिए हुए हैं और आपको दरभंगा में रहकर तैयारी करनी है तो एक बार तेजस एकेडमी, जो ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय बाउंड्री बागमती छात्रावास के ठीक सामने है, तो निश्चित तौर पर आप एक बार तेजस एकेडमी में जरूर जाके कम से कम डेमो क्लास एक बार आप आओ, ठीक है, मेरे साथ बैठो, चर्चा करो, आप देखो कि क्या बदलाव है सर। UPSC के बाद सबसे बड़ा एग्जाम हम नेट JRF, या तो अधिकारी या तो प्रोफेसर या तो ऑफिसर, मेरा यही मानना है कि वही चीजें करनी चाहिए, बाकी सब जॉब अच्छी। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य कर दे, बेल आइकन दबा दे। हम फिर सर को लेकर या ऐसे अदर विद्वानों को लेकर हम आपके बीच फिर से नए सब्जेक्ट को लेकर बने रहेंगे। धन्यवाद।